सो हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन IN इंडियन नेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड 2020 में पूछा गया था फिजिक्स की तरफ से। तो ये क्वेश्चन है किसका, फ्लूइड मैकेनिक्स का, जिसमें हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल वगैरह जो पढ़ते हैं उससे ये रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ज़्यादा कुछ, हालांकि थोड़ा सा कंसेप्चुअल है और प्यारा क्वेश्चन है। तो चलो इसको अगर ट्राई करना है तो ट्राई करो, नहीं तो मैं इसका सोल्यूशन बनाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है बॉडी विद डेंसिटी रो, है ना, इसको रो पढ़ते हैं, रो ग्रीक लेटर वर्ड है, कैसे अल्फा बीटा गामा होता है तो उसी तरह रो है। इज अटैच टू अ स्प्रिंग दैट इज नोन टू स्ट्रेच लिनियरली विथ अप्लाइड फोर्स। ठीक है, स्ट्रेच लिनियरली, दैट इज नोन स्ट्रेच लिनियरली, ये बहुत जरूरी है क्योंकि स्प्रिंग का हम लोग जानते हैं ना, स्प्रिंग फोर्स से फिजिकल टू क्या होता है, kx होता है ना, स्प्रिंग का फोर्स। के क्या है यहाँ पर, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट। और एक्स क्या है, कितने लेंथ से उसे कंप्रेस किया गया या इलोंगेट किया गया, एक्स यही होता है। तो ये फिजिकल टू के एक्स होता है किस में, स्प्रिंग में। ये फार्मूला बहुत लोगों को पता भी होगा, सॉरी यहाँ पर। तो ए फिजिकल टू हमारा क्या हो गया, के एक्स, इसको हमेशा स्प्रिंग के लिए होता है। तो यहाँ पर फोर्स क्या है, लीनियरली डिपेंड कर रहा है ना, लीनियरली डिपेंड, एक्स के पावर 1 है ना यहाँ पर, देख रहे हो। तो ये जरूरी है, इसीलिए यहाँ स्ट्रेच लीनियरली लिखा हुआ है विथ अप्लाइड फोर्स। द स्प्रिंग इज हेल्ड वर्टिकली सच दैट बॉडी इज फुल्ली इमर्स्ड, ये लिखना जरूरी है, फुल्ली इमर्स्ड, क्योंकि आगे देखेंगे हम लोग, इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी ρ1, ठीक है। तो और ऑफ कोर्स जो ऑब्जेक्ट का जो क्या है, ये हमारा रो क्या है, ऑब्जेक्ट का डेंसिटी है, और ρ1 क्या है, लिक्विड का डेंसिटी है। तो ऑब्जेक्ट का डेंसिटी क्या होना चाहिए, ज्यादा। ये रो में ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, तभी तो कोई बॉडी पूरी तरह से उस लिक्विड में क्या होगा, इमर्स होगा। अगर ये उल्टा हो जाए, ρ1 ग्रेटर देन किसका हो जाए, रो हो जाए, यानी लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा हो जाए ऑब्जेक्ट से, तो क्या बॉडी इमर्स हो पाएगा लिक्विड में, नहीं। तो केवल ये केस है, यही दिया हुआ है इसमें, इसीलिए दिया हुआ है। इन दिस केस द स्प्रिंग स्ट्रेच बाय लेंथ x1 व्हेन द सेम बॉडी इज फुली इमर्स इन लिक्विड ऑफ डेंसिटी ρ2, और ρ2 जो डेंसिटी है ये ρ1 से भी कम है। तो इसका मतलब ρ2 क्या है, ρ2 ऑटोमेटिकली क्या होगा, बॉडी के डेंसिटी से कम होगा, ताकि बॉडी उसमें भी पूरी तरह डूब जाए। स्प्रिंग स्ट्रेच बाय x2, दिस इंप्लाइज दैट डेंसिटी ऑफ बॉडी, तो हमें बॉडी का डेंसिटी प्राप्त करना है। तो सबसे पहली बार में क्या हुआ है, देखो दो केस है, ठीक है, दो केस है, दो केस है हमारे पास। इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, ये हमारा स्प्रिंग सेम ही स्प्रिंग है, मान लो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, ठीक है। इसको, ये केस 1 है, और केस 2 में भी ये स्प्रिंग है, लेकिन हो सकता है कि इसमें, यहां पर मैं ऐसे बना दे रहा हूं, तो यहां पर आपका ये हो जाएगा, ये दो लिक्विड है, इस लिक्विड का डेंसिटी कितना है, ρ1 है, और इस लिक्विड का डेंसिटी कितना है, ρ2 है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का डेंसिटी रो दिया हुआ है, उसी को प्राप्त करना है, ठीक है। ओके, सो हम पानी में जब भी, पानी बोल रहा हूं बार बार, लिक्विड में जब भी कोई बॉडी रहता है तो एक अपवर्ड फोर्स वह ऑब्जेक्ट हो, जो बॉडी है वो एक्सपीरियंस करता है। वही अपवर्ड फोर्स को क्या कहते हैं, अपथ्रस्ट कहते हैं ना, अपथ्रस्ट कहते हैं या बायंसी कहते हैं, बस यही कंसेप्ट है, बायंसी। तो अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए इस बॉडी का, ये बॉडी है इसका, ठीक है, तो ऊपर में क्या हो रहा है, फोर्स kx लग रहा है, किसका, स्प्रिंग का, लेकिन एक और फोर्स ऊपर क्यों लगेगा, क्या, वो है बायंसी। और नीचे क्या लगेगा, mg लगेगा। मान लेते हैं इस बॉडी का मास m है, थोड़ा देर के लिए मास m हम लोग अपने से मान रहे हैं, तो यही चीज तो है। पहले वाले केस में क्या होगा, kx1 होगा, दूसरे वाले केस में क्या हो जाएगा, यही बॉडी मास m है, और नीचे इसका mg लग रहा होगा, और ऊपर क्या लग रहा होगा, kx2 लग रहा होगा, ठीक है ना, क्योंकि दूसरी बार में दूसरे लिक्विड में डाला गया, और ये बायंसी B2 लग रहा होगा, यहाँ B1 लग रहा होगा, यही तो है। तो दोनों केस में बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में। इसका मतलब यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि x1 प्लस B1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा।
पहले केस से दूसरे केस से क्या हो जाएगा, दोनों फोर्स है ना, फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो ये जो दोनों फोर्स है, ये और ये X1 B1, ये दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं और mg इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो दोनों, तो इन दोनों का जो सम होगा वो किसके बराबर होना, mg के, तभी तो ये इक्विलिब्रियम में होगा, क्योंकि जो बॉडी है ये मूव नहीं कर रहा है, एक ही जगह है, तो इक्विलिब्रियम है, ठीक है, इक्विलिब्रियम में है, यानी ये रेस्ट में है ना, इसका मतलब जो टोटल रिजल्टेंट फोर्स इस बॉडी का वो 0 होगा। तो ये मैं लिख दिया, और यहां से क्या मुझे लिख जाएगा, के x2 प्लस b2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा ना। अच्छा, और एक चीज और दिया हुआ था कि जो ρ2 है यानी डेंसिटी इसका वो कम है किससे, ρ1 से, और सबसे ज्यादा किसका है, रो का। ये ऑब्जेक्ट का डेंसिटी है, ये डेंसिटी लिक्विड 1 का है, ये डेंसिटी लिक्विड 2 का है। तो मैं सोच रहा था कि स्प्रिंग में इलोंगेशन कहाँ ज्यादा होगा, कहाँ स्प्रिंग ज्यादा फैला हुआ होगा, मतलब स्ट्रेच हुआ होगा कहाँ पर। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पर ρ2 ये तो कम लगेगा, ठीक है, तो कम लगेगा, लेकिन mg है ही, तो यहाँ ज्यादा स्ट्रेच हुआ होगा, है ना, यहाँ पर ज्यादा, सब ज्यादा स्ट्रेच, तो फिगर के अनुसार मैंने सही बना है। पहले वाले केस में स्प्रिंग कम स्ट्रेच होगा, दूसरे वाले केस में स्प्रिंग ज्यादा स्ट्रेच होगा, इलोंगेशन होगा, मान लो, ठीक है, इलोंगेशन, ये x2 इलोंगेट हुआ और ये x1 इतना ही दूर हुआ, ऐसा। तो अब बस कुछ नहीं करना है, इनको सॉल्व कर दो। तो सबसे पहले एक चीज हमको पता है कि बायंसी क्या होता है, अगर नहीं पता तो बायंसी डेंसिटी ऑफ लिक्विड यानी ρl इनटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट सबमर्ज इन दैट लिक्विड इनटू g, यही तो होता है बायंसी, बायंसी यही होता है ना। तो बायंसी यही होता है, इसीलिए इस क्वेश्चन में ना क्या क्या किया है कि पहले से ही कर दिया है कि भाई बॉडी जो है वो फुल्ली इमर्स्ड है। तो जब बॉडी फुल्ली इमर्स्ड होगा, देखो यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, बॉडी जब फुल्ली इमर्स्ड होगा तो इसका मतलब क्या है कि जो वॉल्यूम ऑफ जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, ये हमारा क्या ऑब्जेक्ट है, इसका हमारा, तो ये जो ऑब्जेक्ट है उसका कितना वॉल्यूम लिक्विड में होगा, तो पूरा का पूरा वॉल्यूम लिक्विड में होगा, तो पूरा का पूरा वॉल्यूम लिक्विड में होगा, तो मान लेते हैं इसका वॉल्यूम v है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम v है, ठीक है, ऑब्जेक्ट कैसा भी हो सकता है, मैंने तो ऐसा शेप ले लिया है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, के x1 प्लस b1 को क्या लिखूंगा, ρ1, ठीक ना, क्योंकि ρ1 किसका डेंसिटी है, उस लिक्विड का डेंसिटी है, ठीक है, तो मैं ρ1 लिखूंगा, रो नहीं लिखूंगा, ठीक है, इनटू अब वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज समझना है, तो पूरा का पूरा इमर्स है ना, तो पूरा वॉल्यूम इसका लिखूंगा इनटू g इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा, mg लिख दूंगा, है ना, mg, ठीक है, और यहां से क्या हो जाएगा, के x2 प्लस ρ2 v g इज इक्वल टू mg हो जाएगा। लेकिन मास तो दिया नहीं हुआ है, ठीक है, मास हमको निकालना नहीं है, हमको सब्जेक्ट का डेंसिटी निकालना है, रो निकालना है। तो एक चीज हमें पता है ना कि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है, ये चीज सब तो पता है। तो यहाँ से मास क्या आ जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम आ जाएगा। तो इसी को मैं क्या करूंगा, इसको हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ ताकि इसका नोट्स मिल जाएगा टेलीग्राम पे। तो अरे भाई क्या हो गया, डेंसिटी क्या होता है, ये जनरल, तो जहां जहां फॉर्मूला मेन है वहां मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं। तो यहां से क्या लिखेंगे, के x1 प्लस ρ1 vg इज इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट की जगह क्या लिख देंगे, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, तो रो vg लिख देंगे, और यहां से क्या आ जाएगा, के x2 प्लस ρ2 vg, बस अब कैलकुलेशन है रो vg, ठीक है, ये पहला इक्वेशन। इसको और थोड़ा इलोंगेट कर लोगे तो, या फिर जैसे भी हो, इसको अभी और आगे लिखते हैं, ठीक है, इसको और आगे लिखते हैं अपन। तो और आगे लिखेंगे तो इसमें क्या मिलेगा हमको, क्या मिलेगा, इसको इधर ले जाते हैं, ठीक है, तो यहां से क्या मिलेगा, vg रो माइनस ρ1 इज इक्वल टू, ठीक है, ऐसे लिख दो, रो माइनस ρ1 इज इक्वल टू के x1, ठीक है,
ये रो मतलब समझ रहे हो ना, मतलब मैं पी लिखूंगा तो ऐसे पी लिखा जाता है, इसलिए ऐसे लिखता हूँ इसको, डेंसिटी को, ठीक है। तो यहां से ये हो गया, ये अपन पहला इक्वेशन, ठीक है। और यहां से क्या हो जाएगा, मैं फिर से इसको इधर ले जाता हूं, तो यहाँ पर Vg कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ रो माइनस रो टू इज इक्वल टू kx2 होगा। तो 1 और 2 इक्वेशन आ गया, तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2 डिवाइड कर देते हैं, तो क्या मिलेगा हमको, तो Vg कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, रो माइनस रो 1 अपॉन रो माइनस रो 2 इज इक्वल टू के से के कैंसिल हो जाएगा कि जब डिवाइड करेंगे, क्योंकि के तो था ही नहीं, के अपने से माना था स्प्रिंग कांस्टेंट, x1 अपॉन x2, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, रो x2 और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके रीअरेंज कर दो, तो हमारा रो x1 माइनस रो 2 x1। अब रो को एक जगह लेके आओ, क्योंकि रो ही तो मैं पाना है ना डेंसिटी ऑफ, तो रो इधर आएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू रो 1 x2 माइनस रो 2 x1। यहां से क्या मिल जाएगा, ये इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, रो 1 x2 माइनस रो 2 x1 अपॉन x2 माइनस x1। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आंसर। ये हम क्या निकाले, ये जो रो निकाले हैं ये डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट था, ठीक है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट निकालने के लिए कहा था। तो डेंसिटी ऑब्जेक्ट किसके टर्म में निकाला हमने, रो 1 दिया हुआ था, x2 दिया हुआ था, रो 2 दिया हुआ था, x1 दिया हुआ था, x2 x1, तो जिसके टर्म में आंसर आया है, क्या वो सारा चीज क्वेश्चन में दिया गया था ना, इस आंसर में ना तो के आया, स्प्रिंग कांस्टेंट आया नहीं आया, वो दिया भी नहीं हुआ था, मास आया ऑब्जेक्ट का नहीं आया, वॉल्यूम आया ऑब्जेक्ट का नहीं आया, सबको हटा के हमने एक ऐसे टर्म में आंसर लाया जिसका सारा वेरिएबल दिया हुआ था, तो ये हमारा आंसर हो गया, यानी ऑप्शन क्या हो गया, बी हमारा सही ऑप्शन हो गया, जिसका ऐसा आया, बहुत अच्छा बात है। तो ये फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन था, और लिनियरली क्यों दिया हुआ था, फुली इमर्स क्यों दिया हुआ था, और डेंसिटी कम ज्यादा जो भी हो, तो इसीलिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहिए, कौन सा फोर्स कहाँ लग रहा है और लिख, तो ये चीज आई होप कि ये समझ में होगा। इसी तरह का और भी क्वेश्चन आते रहेगा जूनियर साइंस ओलंपियाड में, और जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा और भी तरह के क्वेश्चन इसमें आएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे अहेड।